देखिए, आप पिछले क्लास में शायद आप नहीं होंगे, 2-3 क्लास में इस पर काफ़ी चर्चा हुई है, फिर हम रिपीट कर देते हैं। और एक और इंफॉर्मेशन के लिए, प्रोवेट एंड लेटर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक हमने आर्टिकल लिखा था, एकेडमी में भी दिया है, और बहुत से ऑफिसर के पास सॉफ्ट कॉपी है। आप लोगों से घोषवरे जी के पास होगा, है ना? शिवहरे, हाँ शिवहरे, हाँ हाँ हाँ। आई एम सॉरी, आप निकालिए, आपके ग्रुप में दे दिए जिनको नहीं है। नहीं, वो देखिए, दो तीन, एक तो आर्टिकल के फॉर्म में है और 3 राइटअप के फॉर्म में है, जो सब कुछ कंसोलिडेटेड है और बहुत बार बता चुके हैं करीब करीब सभी ऑफिसर के पास। और जिनके पास नहीं है तो आप यूट्यूब चैनल जो मेरा है सब्सक्राइब किए हुए हैं ना, उस पर सारा लेक्चर है। टोटल 14-15 लेक्चर होगा आपका ये लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोवेट का। और आपके जानकारी के लिए भी बता दें, अभी सीरीज ऑफ लेक्चर आ रहा है जो कि एकेडमी के बियॉन्ड लेक्चर है, जनरल लेक्चर सीरीज, वो आ रहा है लैंड लॉ का, पूरा हिस्ट्री ऑफ लैंड लॉ, लॉर्ड कॉर्नवालिस से लेके 24 लेक्चर मेरे ख्याल से आ चुका है। और चूंकि कई रेवेन्यू अफसर हमसे लगातार सवाल कर रहे थे और कुछ तो मेरे पास आए थे सीनियर अफसर लोग, क्लैरिटी नहीं है। सरकार ने ऐसी पॉलिसी बना दी है कि जितना बकास जमीन है सब सरकार का, गैर मजरूआ जहां लिखा हुआ है तो सरकार का, अनाबाद लिखा हुआ है तो सरकार का। इतना रॉन्ग नोशन चला गया है। और सरकार को क्या है, जितना डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स आ रहा है एक्विजिशन में, तो सरकार ही लॉ बना दिया कि 4 टाइम्स मिलेगा, तो वहां पर देने में तो काफी स्टेट एक्सचेकर बर्डन में आ जाता है। तो भाया मीडिया खोजता है तो सब जमीन को नीचे का अधिकारी रिपोर्ट कर देता है कि सरकारी जमीन है। तो बहुत तरह लिटिगेशन बढ़ रहा है। रेलवे का फ्रेट वाला मामला गया में चल रहा है, जानते होंगे, गया में होंगे कालरा जी, तो बहुत सा चल रहा है। उस सब में देखते हैं कि यही सब सिचुएशन है। सबका शिकायत होता है कि बकास जमीन है, 50 साल से रसीद कट रहा है, 70 साल से रसीद कट रहा है, रिटर्न जमाबंदी है, हुक्मनामा है, कुछ सरकार की तरफ से सुनवाई नहीं हो रही है। हाईकोर्ट में भी मामला जंप अप कर रहा है काफी। तो इसलिए ये लैंड लॉ पर बहुत पब्लिक लॉ का डिमांड आया। तो काफी क्लैरिटी के साथ कैसे ये प्रिंसिपल डिसाइड हुआ, टाइटल कैसे पास किया, लॉ कैसे इवॉल्व किया, लैंड लॉ बिहार में क्या है, उस पर 24 या 25 लेक्चर होगा। अगर आप माइन्यूटली सुनिए, 40 मिनट या 25 मिनट या 50 मिनट का एक लेक्चर है, तो आपको जितना 10 साल 20 साल में रिसर्च करके पढ़िएगा सब उसमें मिल जाएगा। इंडिया 3 पार्ट में बटा हुआ था, कहाँ पर जमींदारी सिस्टम था, कहाँ पर मालवारी सिस्टम था, कहाँ पर रैयतवारी सिस्टम था। इंडिया में 3 तरह का सिस्टम अंग्रेज ने लाया, तीनों का लाने वाला अलग अलग अंग्रेज था। यहाँ लाया जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, वो फौजी अफसर था, इसको यहाँ भेजा गया था। उस समय मुनरो था गवर्नर जनरल। तो सारा एकदम बेसिक चीज उसमें बताया गया। पहले रेगुलेशंस आते थे 1700 कुछ तरह के रेगुलेशन आते थे, फिर 3 पार्ट में लेजिस्लेशन हुआ, सारा चीज उसमें दिया हुआ। और लेटेस्ट बीटी एक्ट में बहुत बार सवाल हमसे पूछा गया है कि बीटी एक्ट में टेनेंट है, रैयत आज जो जमीन जोत रहा है वो टेनेंट है, सरकार को लगान देता है और उसको टेनेंसी राइट है, तो ओनर कैसे हो गया, उसका टाइटल कैसे हो गया। यह सब बहुत हालांकि अट्रैक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन बैकग्राउंड ऑफ लैंड लॉ में अगर नहीं गए तो इसलिए लोग नहीं समझ पाते हैं। बहुत बार जजेस लोग सवाल उठाते हैं, बहुत से क्लाइंट लोग कहता है कि हमारे पास तो टाइटल का कोई कागज ही नहीं है सर, सरकार ले लेगी तो क्या करेंगे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। खतियान में नाम लिखा हुआ है किसी का तो टाइटल का डॉक्यूमेंट है, किसी में खतियान में दूसरे का लिखा हुआ और बाद में ये खरीद लिया किसी से, उसके वारिस से किसी से, तो उसके पास तो दिखाने का है कि टाइटल डॉक्यूमेंट है। लेकिन जो जमींदार से लिया ओनर, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जो हुक्मनामा से लिया सादा है, उससे टाइटल नहीं होता। तो बहुत सा प्रॉब्लम आ रहा है, खास करके सर्वे जो चल रहा है इसमें भी बहुत सारा का केसेस बढ़ रहा है सर्वे डिपार्टमेंट में, क्योंकि बेसिकली जो आदमी लगा हुआ है इस सब में दे आर नॉट ऑनेस्ट, उसके वजह से भी गड़बड़ी हो रही है। और पब्लिक भी डिसऑनेस्टी कर रहा है। हम किसी तरह से चाहते हैं कि दूसरे का जमीन हम हड़प ले, तो ये सब भी टेंडेंसी होने कारण बहुत कैओस है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर लॉयर्स एंड जजेस कि सही वस्तुस्थिति को कोर्ट के सामने रखें और कोर्ट को भी सही वस्तुस्थिति जान के सही जजमेंट करे ताकि न्याय मिल सके।
इसलिए वो हम जस्ट बाय वे ऑफ पासिंग रेफरेंस बता दिया। लैंड लॉ पर उसको सुनिए। अब आइए टॉपिक पर। तिवारी जी का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो प्रोवेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कोई अंतर नहीं, मोटा मोटी तौर पर दोनों इस बात का प्रमाण है कि विल यूनियन है। प्रोवेट इज ओनली ए सील ऑफ द कोर्ट सर्टिफाइंग द जेन्युइननेस एंड करेक्टनेस ऑफ द विल। विल के आधार पर ही प्रोवेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ग्रांट हो सकता है। प्रोवेट कब ग्रांट होगा? अगर विल के द्वारा कोई एक्सक्यूटर अपॉइंटेड है या विल में नाम लिखा हुआ है कि इसको हम एक्सक्यूटर बहाल करें, तो वैसी स्थिति में जो आप ग्रांट करेंगे वो प्रोवेट होगा। और पिटीशन फाइल करेगा, एक्सक्यूटर को ही पिटीशन फाइल करने का राइट, एक्सक्यूटर ऑफ द विल। अगर कोई एक्सक्यूटर नहीं है तो विल के अंदर जो लीगेटी है या बेनिफिशियरी है उसको ही फाइल है, राइट है टू फाइल पिटीशन। वो करेगा तो उसको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ग्रांट होगा। और दोनों का प्रोविजन एक ही है, सेक्शन 276। तो एक डिफरेंस ही हुआ, अपॉइंटेड एक्सक्यूटर देन प्रोवेट, इफ नो एक्सक्यूटर देन लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा डिफरेंस हुआ कि प्रोवेट कैन बी ग्रांटेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ए विल, whereas एलए कैन बी ग्रांटेड विदाउट विल। वो सेक्शन 278 कवर करता है, बिना विल के भी एलए हो सकता है। एक बेसिक डिफरेंस। हाँ, किस सर्कमस्टांस में कोई भी आदमी किसी भी डिसीज्ड के एस्टेट को एडमिनिस्टर करने के लिए कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और वो अपना लोकस दिखा सकता है कि आई एम इंटाइटल्ड टू सक्सीड टू द एस्टेट ऑफ डिसीज बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस आई हैव बीन डिप्राइव्ड टू एडमिनिस्टर द एस्टेट। वो भी कर सकता है। कोई उसका वेल विशर नेक्स्ट फ्रेंड जिसको राइट नहीं है वो भी कर सकता है। उसका एजेंट ट्रस्टी है वो भी कर सकता है। कोई ट्रांसफरी या उसका क्रेडिटर है और उसका वसूल ही नहीं हो रहा है तो वो भी कर सकता है। देयर इज अ लार्ज क्लास ऑफ पीपल हु कैन अप्रोच फॉर ग्रांट ऑफ ए लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो उससे क्या होगा, जितना भी उसका एस्टेट है इट विल बी विद इन द नॉलेज एंड नोटिस ऑफ द प्रोवेट कोर्ट कंसर्न एंड इट विल बी एडमिनिस्टर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ द कोर्ट। और उसको उसके लिए जब उसमें ग्रांट होता है एलए तो उसको बॉन्ड भरना पड़ता है एंड दैट पर्सन इज आंसरेबल टू कोर्ट। सिक्योरिटी बॉन्ड देना पड़ता है, कितना का प्रॉपर्टी है, अब हर 6 मंथ्स पर उसको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई भी कर सकता है। जैसे सीपीसी में देखिएगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव का डेफिनेशन दिया हुआ है, वन हु इंटरमेडिएट्स विद द एस्टेट ऑफ एनी पर्सन इज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव। उसका दायरा बहुत बड़ा है। ईयर्स जो कहते हैं वो दायरा नैरो है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव का दायरा बहुत ज्यादा है। तो कोई भी आदमी उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर इज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव। उसका सेक्शन पढ़िएगा, सेक्शन 211 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, चाहे तो एडमिनिस्ट्रेटर हो या जिसके पक्ष में प्रोवेट ग्रांट हो गया हो, एक्सक्यूटर हो या लीगेटी हो। दे आर ऑल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ द डिसीज एंड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट पास्ड इन फेवर ऑफ दैट डिसीज। तो दूसरा प्रिंसिपल जो डिसाइड हुआ वही हुआ कि अगर प्रोवेट ग्रांट नहीं हुआ है, अगर एलए ग्रांट नहीं हुआ है, विल एक्सक्यूट हो गया है और एक्सक्यूटर ऑफ द विल विच इज कॉल्ड ऑथर ऑफ द विल और टेस्टेटर डाइज, तो एज सून एज टेस्टेटर डाइज राइट टाइटल इंटरेस्ट passes to the legatees. Passing of title is not dependent upon grant of probate or letter of administration. Am I clear? तो जब आपको टाइटल पास कर गया, ऐसे समझिए अगर ए ने बी को गिफ्ट कर दिया, गिफ्ट अदरवाइज वैलिड है, जो इंग्रेडिएंट है सारा उसमें अवेलेबल है तो वैलिड है, तो वो जो डोनी है वो पजेस कर सकता है, वो यूज कर सकता है, सेल कर सकता है, वो गिफ्ट भी कर सकता है, मॉर्गेज भी कर सकता है, लीज भी कर सकता है। एब्सोल्यूट ओनर को जितना भी राइट एंड इंसिडेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी राइट है सब अवेलेबल हो जाता है। सिमिलरली एक लीगेटी को भी विल के आधार पर, अनप्रोवेटेड विल के आधार पर टेस्टेटर के डेथ के बाद सारा राइट हो जाता है ऑटोमेटिक। तो जब सारा राइट हो जाता है तो वो भी बेच सकता है, खरीद सकता है, सब कुछ कर सकता है, इवन वो सूट फाइल कर सकता है।
इवन WS में राइट को अपना डिफेंड कर सकता है, इवन कोई केस में सूट या अपील में वो चाहे सब्स्टिट्यूशन तो सब्स्टिट्यूशन के लिए अप्लाई कर सकता है, डिसीज अगर पहले से पार्टी हो टेस्टेटर उसके जगह पर। अब इसको ऐसे देखा जाएगा सक्सेशन के लॉ से, तो दो ही मोड ऑफ सक्सेशन बचा आफ्टर 1956। वर्चुअली लॉ ऑफ सर्वाइवर हैज बीन एबॉलिश्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 6 इन हिंदू सक्सेशन एक्ट। अब तो तभी लॉ ऑफ सर्वाइवर सिवा हुआ जब किसी के परिवार में सिर्फ मेल मेंबर को पार्टनर होगा, कोई फीमेल मेंबर नहीं हो। अब कोई भी फीमेल मेंबर हो जो क्लास 1 एयर्स में शेड्यूल में दिया हुआ है, तो शायद ही ऐसा कोई फैमिली हो सकता है, न्यूक्लियर फैमिली हो तो नहीं कर सकते। तो न्यूक्लियर फैमिली होगा तो सर्वाइवर से, तो फिर ओल्ड हिंदू लॉ के हिसाब से उसका एग्नेट कोग्नेट पर चला जाएगा। सक्सेशन एक्ट डज नॉट टॉक अबाउट एग्नेट एंड कोग्नेट। सक्सेशन एक्ट डज नॉट टॉक अबाउट लॉ ऑफ सर्वाइवरशिप, इट टॉक्स अबाउट द सक्सेशन in favor of the heirs classified in class 1 or class 2 as per the rules prescribed in section 8 so far as male is concerned and section 15 so far as female is concerned. The opening line of both these sections is that a male Hindu or a female Hindu dying intestate, तो जब इंटेस्टेट कोई औरत या मर्द जो हिंदू है मरेगा या मरेगी तभी सक्सेशन पास करेगा उसके यश को। अगर टेस्टामेंट लिख के मर गया बिल, तो वो टेस्टामेंट्री सक्सेशन इसको ओवरराइड करेगा, इसलिए कि पहला कंडीशन है सक्सेशन एक्ट में डाइंग इंटेस्टेट। तो मरा तो विल छोड़ के मरा, तो सेक्शन जो 8 और 15 है हिंदू सक्सेशन एक्ट का वो अप्लाई ही नहीं करेगा, तब इंडियन सक्सेशन एक्ट अप्लाई करेगा। इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस पर कोई क्वेश्चन है तो बोला जाए। हाँ, इस पर तो बहुत बता चुके हैं। नहीं, अब देखिए दूसरा सवाल आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, हालांकि ठीक है आप पिछला क्लास में आप नहीं होंगे तो आप पूछ रहे हैं और लोगों को रिवीजन हो जाएगा। मैडम लोग को याद है, अगर प्रोवेट केस पेंडिंग है और प्रोवेट फाइल हुआ है, जो नेम्ड एक्सक्यूटर इन द विल है वो कॉम्पिटेंट पर्सन है, और नेम्ड एक्सक्यूटर अंडर द विल का पेंडेंसी ऑफ प्रोवेट प्रोसीडिंग डेथ हो जाता है, तो सब्स्टिट्यूशन होगा कि नहीं? बड़ा नहीं होगा। सब लोग देखिए जान रहे नहीं होगा, इसलिए कि दैट वाज कन्फाइंड इन व्यू ऑफ सेक्शन, लिख लीजिए सेक्शन 222। सेक्शन 222 बार करता है कि प्रोवेट दूसरे को मिल ही नहीं सकता है, तो उसका जो एयर्स है वो तो एक्सक्यूटर है नहीं, तो वैसे स्थिति में क्या होगा, तो ऑल्टरनेटिव सिचुएशन आता है, वैसे स्थिति में होगा जो लीगेटी अंडर द विल है वो फ्रेश लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। ये क्वेश्चन जो है सुप्रीम कोर्ट तक का फेल्ड हो गया, वो राकेश बिहारी केस में पिछला बार हम बताए थे, शायद होगा मेरे पास, मेरा ही बहस किया हुआ केस है। नहीं, कन्वर्सन भी नहीं होगा, ट्रांसपोजिशन वो एक ही जजमेंट में सब लिखा हुआ है, जजमेंट होगा मेरे पास। हाँ लिखिए, अशोक बिहारी शरण वर्सेस मदन मोहन शरण। अशोक बिहारी शरण वर्सेस मदन मोहन शरण, ये 3 प्रोवेट केसेस एक साथ क्लब होकर के कॉमन ऑर्डर पास हुआ था सिंगल बेंच में, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मुगेश्वर साहू के द्वारा ऑर्डर पास हुआ था। ये ऑर्डर है 27/3/2014 का। इसको पढ़ देते हैं लाइन बाय लाइन, तब दूसरे। हाँ, बहुत शॉर्ट ऑर्डर है। टेस्ट सूट नंबर 3 ऑफ 2009 था,
पार्टी का नाम अशोक बिहारी शरण भसत मदन मोहन। अब इस सिंगल बेंच का ऑर्डर को जरूरत नहीं है, चूंकि ये डिवीजन बेंच में वो रिपोर्ट हो गया। सिंगल बेंच वाला हमको याद नहीं है रिपोर्ट हुआ कि नहीं, डिवीजन बेंच में ये फेल्ड हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी फेल्ड कर दिया। डिवीजन बेंच का रिपोर्टेड केस है, चूंकि हमारे पक्ष में हुआ था, द अपोजिट पार्टी राकेश बिहारी शरण किया था। तो ये राकेश बिहारी वाला रिपोर्टेड है 2017 वॉल्यूम 3 PLJR 2017 वॉल्यूम 3 PLJR 951। इसमें 2017 वॉल्यूम 3 PLJR 951 इट इज ए डिवीजन बेंच जजमेंट। राकेश बिहारी शरण वर्सेस डॉक्टर अलका शरण। और जो ओरिजिनल जिसके ऑर्डर के अगेंस्ट में ये LPA फाइल हुआ था वो था 27/3/14 का टेस्ट सूट नंबर 1 ऑफ 2010 में, टेस्ट सूट नंबर 1 ऑफ 2010 अलका शरण। हाँ, अमेंडमेंट का प्रोविजन नहीं है, अमेंडमेंट का प्रोविजन नहीं है। ऐसे पहली बात, ये 2-3 बात और जान लीजिए, ये सूट नहीं है। सूट क्यों नहीं है? सूट कैसे फाइल होता है? बाई प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। तो इसमें तो प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट हुआ ही नहीं। प्लेंट किसको कहते हैं? वो प्लीडिंग में डिफाइन है। ऑर्डर 6 प्लीडिंग डिफाइन करता है, ऑर्डर 7 में क्राइटेरिया क्या क्या होगा प्लेंट का वो सब लिखा हुआ है। तो ऑर्डर 6 और 17 को मिला के पढ़ी गए तो है नहीं। ये तो अपने आप में स्पेशल कोड है, स्पेशल एक्ट है, स्पेशल डिजिग्नेटेड ऑथोरिटीज के लिए अपॉइंटेड है, और प्रोविजन भी इसी में स्पेसिफिक है। सिर्फ एक जगह लिखा हुआ है 295 में, सेक्शन 295 में, कि जब ये कंटेस्ट होगा तब इट विल बी डीम्ड टू बी ए सूट फॉर द पर्पस ऑफ हिज ट्रायल। और पिटिशनर है जो वो प्लेंटिफ ट्रीट होगा और ऑब्जेक्टर है जो डिफेंडेंट ट्रीट होगा। इसी में थोड़ा सा एक, हाँ क्या बोले, फिर से बोलिए तो। कौन? हाँ देखिए, दोनों, अब सब्स्टिट्यूशन पर दोनों बात बताते हैं। अपोजिट पार्टी कब होता है? यहाँ पर अभी भी कुछ अपीलेट यानी कि प्रोवेट कोर्ट का ऑर्डर भी गलत हमारे पास आया। अभी 3-4 ऑर्डर आए जो हम हाई कोर्ट में चैलेंज किए। उसमें से एक बिहार शरीफ का है। कोई है बिहार शरीफ से? कौन है? हैं? नहीं, तो पोस्टेड बिहार से अभी जो ऑफिसर पोस्टेड को है बिहार से में, पता नहीं किनके कोर्ट का, ये हमको याद नहीं है, लेकिन क्या है हम समझा रहे थे। देखिए, जैसे कि ये प्लेंट नहीं है और ये सूट नहीं है, तो इसमें कोई डिफेंडेंट और अपोजिट पार्टी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आज भी लोग गलत कर रहे हैं। बहुत बार समझाने के बाद ही गलत ऑर्डर आ रहा है हमारे पास। देखिए, पारा 6 में लिखते हैं वो नियर रिलेटिव, शॉर्ट में NR बोला जाता है। जो डिसीज टेस्टेटर है उनके नियर रिलेटिव, वो जब 276 पढ़िएगा तो उसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो लिखा हुआ है। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है अगर 276 का पिटिशन है तो नियर रिलेटिव का नाम देना है। इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द स्टैट्यूट। ऑन दी कॉन्ट्ररी, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जब 278 का होगा पिटिशन तो उसमें नियर रिलेटिव का देना है। लेकिन आजकल नहीं जानने के कारण प्रैक्टिस में देख रहे हैं, लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट में दोनों जगह दोनों सेक्शन लिख देते हैं और दोनों तरह का पिटिशन में नाम दे देते हैं। तो हाँ, ऑल्टरनेटिव कहीं एंड और करके लिख देते हैं। तो उससे कोई, इसलिए ऐसा होता है कि जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ लिस्ट असिस्टेंस, कहीं हमसे गलती ना हो जाए, क्लैरिटी नहीं है, कुछ कंफ्यूजन है, ऐसा जानकार आदमी नहीं लिखता है।
अब आपको उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, यू आर सपोज टू इम्पार्ट जस्टिस बिटवीन द पार्टी। ये मेयर टेक्निकल फॉल्ट है ऑन द पार्ट ऑफ द लॉयर, वो भी जरूरी नहीं है, वो भी जरूरी। देखिए कितना कंसेप्ट में फर्क पड़ जाता है। कोई अपोजिट पार्टी नहीं होगा, कहीं देख रहे हैं अभी मुजफ्फरपुर कहाँ के कई जगह मिला, स्टेट को लोग अपोजिट पार्टी बना दिए हैं। जब मेरा क्लास अटेंड करने के बाद कंफ्यूजन नहीं दूर तो लोग उसके बाद के जो डिसीज है उसी को इन दी स्टेट ऑफ सो एंड सो को अपोजिट पार्टी बना दिए, और कहीं जो नियर रिलेटिव है उसको अपोजिट बना दिए हैं। जब ये जान गया कि कोई अपोजिट पार्टी नहीं हो जाता, चाहे तो डिसीज के स्टेट को बना देते हैं और नहीं तो स्टेट ऑफ बिहार को बना देते हैं। ये सब गलत है। प्रोवेट लेटर किसी में भी, किसी में कोई पार्टी नहीं होता। पहला चीज जान लीजिए, किसी में कोई पार्टी नहीं होता है। सिंपल पिटीशन होता है, रेफरेंस के लिए ऊपर में या राइट हैंड साइड में लिखते हैं इन दी मैटर ऑफ सो एंड सो या द हम्बल पिटीशन, जो भी तरीका लिखने का है उसमें ऑन बिहाफ ऑफ पिटिशनर सो एंड सो इन दी स्टेट ऑफ डिसीज सो एंड सो टेस्टेटर, ताकि कौन सा डिसीज टेस्टेटर है जिसके बारे में इतना ही पता चलेगा। तब तो लगता है कि आप एक भी क्लास नहीं था, आप पूरा वीडियो मेरा सुनिए। तब तो शुरू, इसलिए हम पूछ रहे थे, तो शुरू से बताना पड़ेगा। जब कोई पार्टी नहीं है तो नोटिस क्या जाएगा। इसमें इस पर ही बताते हैं, बहुत जगह सीपीसी वाला ऑर्डर 5 पर नोटिस इशू हो रहा है इसमें, और लोग अपीयर होके वकील लोग भी पिटीशन देते हैं कि हमको रिटर्न स्टेटमेंट देने के लिए मौका दिया जाए। ये सब गलत हो रहा है। हाँ वो तो है, आप जान रहे हैं तो आप ठीक है, आप एक स्टेप पीछे तिवारी चल रहे हैं, तो वहां पर हम पीछे अब जा रहे हैं। हाँ देखिए, अब इसका मतलब है कि हमको अब उसको शुरू से एक्सप्लेन कर दे तो ज्यादा अच्छा है। बहुत लोग जान रहे हैं, उनका रिफ्रेश हो जाएगा। जो लोग नहीं जान रहे हैं उनके लिए देखिए, प्लेट नहीं है ये समझ गए, इसमें कोई पार्टी नहीं होता है ये समझ गए। तो जब पार्टी नहीं होता है तो ऑर्डर 5 का सीपीसी का कोई नोटिस नहीं जाएगा। तब क्या होगा, क्योंकि जजमेंट इन रेम होता है, इट इज बाइंडिंग अगेंस्ट होल वर्ल्ड, तो किसी को भी आने और देखने का अधिकार है। तो उसके लिए जो नोटिस जाता है उसको बोलते हैं साइटेशन। वो 283 में पावर दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट जज का, वो साइटेशन इशू होता है। तो साइटेशन जनरल पब्लिक के लिए होता है, क्योंकि कोई पार्टी तो है नहीं, तो जो जनरल पब्लिक के लिए होता है उसको बोलते हैं जनरल साइटेशन। और अगर कोई एनआर का नाम दिया हुआ है बॉडी ऑफ द पिटीशन में, तो वो लोग इच्छुक हो सकते हैं या वो लोग एडवर्सली इफेक्ट हो सकते हैं। इस वजह से उन लोग को भी नोटिस जाता है डायरेक्ट, तो उसको बोलते हैं स्पेशल साइटेशन। साइटेशन में क्या कंटेंट्स रहेगा, यानी कि प्रोवेट और एलए के नोटिस में क्या कंटेंट्स रहेगा, वो सीपीसी में नहीं है और नहीं इंडियन सक्सेशन एक्ट में दिया हुआ है। वो लोग क्वाइन करके बना करके वकील लोग देते हैं, जो अभी सब जगह ऑफिस में अवेलेबल है। आपके यहाँ भी सिद्धार के पास है, हाई कोर्ट में भी स्टैम्प रिपोर्टर रखता है, उसी को कॉपी करके दे देता है लॉयर या जो लॉयर्स क्लर्क है कि आप इसी को फाइल कर दीजिए। या हम लोग बना के देते हैं कि वेयर एज सो एंड सो हैज फाइल ए पिटीशन फॉर ग्रांट ऑफ प्रोवेट इन द स्टेट ऑफ सो एंड सो, यू आर हियरबाय कॉल्ड अपॉन टू वॉच द प्रोसीडिंग एंड अपीयर इन दिस प्रोसीडिंग ऑन सच एंड सच डेट। इस तरह का रहता है, एक सूचना रहता है। अब सूचना को कैसे सर्व किया जाएगा उसका भी उस 283 में ही बना हुआ है कि कोर्ट हाउस के ऊपर चिपकाया जाएगा, कलेक्टर के ऑफिस में चिपकाया जाएगा, जहां लास्ट अवार्ड है टेस्टेटर का वहां जाएगा। इस तरह का सब प्रोविजन बना हुआ है। जब साइटेशन के बाद कोई व्यक्ति आएगा, या तो वो आउटसाइडर हो या एनआर हो, जनरल साइटेशन पर आवे या बिना साइटेशन के आवे, वो भी आ सकता है बिना साइटेशन के, या एनआर स्पेशल साइटेशन के आवे। तीनों कैटेगरी में अगर आता है तो स्टेट में आके ऐसा नहीं है कि जैसे अभी दरवाजा बंद है, अंदर से बंद किया हुआ है तो कोई घुस नहीं ले सकता है। जब तक कि वो कॉल बेल नहीं बजाएगा, अंदर का कोई आदमी खोलेगा नहीं तो अंदर, तो उसी तरह से उसको कॉल बेल बजाना पड़ेगा। वो कॉल बेल क्या है, दैट इज कॉल्ड कैविएट। उसको सबसे पहले कैविएट डालना पड़ेगा। कैविएट डालेगा तो कैविएट कैसा होगा, उसका क्या फॉर्म होगा, तो कैविएट का फॉर्म बहुत सिंपल है। इसी में शेड्यूल नंबर 5 में दिया हुआ है, सक्सेशन एक्ट के शेड्यूल
2 लाइन का है, वो कैविएट सेक्शन 148A जो है सीपीसी का उससे अलग हट करके। लेकिन कैविएट सिर्फ ऐसी दे देगा तो क्या सुनवाई होगा? कैविएट किस बात के लिए देता है? कैविएट इस बात के लिए दिया है कि इन ऑर्डर टू शो कि हमको कैविएटेबल इंटरेस्ट है, कैविएटेबल इंटरेस्ट है तभी हमको कोर्ट परमिट करेगा टू अपोज द ग्रांट और टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग, अदरवाइज नहीं। तो कैविएटेबल इंटरेस्ट शो करने के लिए हमको कुछ फैक्ट कहना पड़ेगा। अगर फैक्ट कहेंगे तो ऐसे ही जमानी जमा खर्च नहीं चलेगा, वो राइटिंग में होना चाहिए और वो सपोर्टेड विथ एफिडेविट होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होगा। तो सब मिला करके ये इवॉल्व हुआ प्रिंसिपल ऑफ लॉ कि लॉज करना है कैविएट, कैविएट ऑन एफिडेविट होना है, कैविएट में सारा फैक्ट्स अरेंज करना है, शोइंग कैविटेबल इंटरेस्ट सपोर्टेड विथ एफिडेविट, वो फाइल होगा, अदर साइड को कॉपी देगा, सुनवाई होगा, सुनवाई होने के बाद वो कैविएट अगर एक्सेप्ट कर लेता है कोर्ट तो लिखेगा कैविएट इज एक्सेप्टेड। कैविएट फाइल करना को कैविएट लॉज करना भी बोलते हैं। तो जब कैविएट एक्सेप्ट हो जाएगा तब उसको परमिट किया जाएगा टू फाइल एनी ऑब्जेक्शन और रिटन स्टेटमेंट व्हाट एवर ही लाइक्स। ऑब्जेक्शन या डब्ल्यूएस कुछ भी बोला जा सकता है। कभी कभी कैविएट ही इतना डिटेल में रहता है कि उससे कंसेंट दिया जाता है कि आप सेपरेट फाइल करेंगे कि इसी को अडॉप्ट करेंगे। तो दैट कैविएट may be adopted as a written statement at subsequent stage if it fulfills all the requirement and all the plea has been taken by the caveator in order to oppose the grant based on his कैविटेबल interest। तो जो जो प्रूव करना है उसको प्रूव करना है कैविटेबल इंटरेस्ट। अभी कैविटेबल इंटरेस्ट कौन बलाई है? तो बहुत सिंपल में समझने के लिए कैविटेबल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी अंडर विल है उसमें हमारा भी स्लाइट इंटरेस्ट है, इवन 1 पैसा ही क्यों नहीं हो, आधा पैसा ही क्यों नहीं हो। अगर ये प्रोवेट ग्रांट हो जाता है तो हम इससे अफेक्टेड हो जाए। और वो कैसे इंटरेस्ट आता है? या तो विल के अतिरिक्त हमको इंटरेस्ट आता है टेस्टेटर से, या उस विल से हमको भी आता है। 2 ही कंडीशन में कैविटेबल इंटरेस्ट होता है। आउटसाइडर कोई कैविएटर नहीं हो सकता, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कैविएटर हो सकता है वो कहे कि विल लिखने वाले का टाइटल नहीं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, वो कैविएटर नहीं हो सकता। उसका कैविएट लॉज करेगा तो एक्सेप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसको कैविटेबल इंटरेस्ट 2 में से किसी एक से क्लेम करना चाहिए। इसको समझने के लिए के बिरला केस आप लोग नोट किए हुए हैं? के बिरला केस, हाँ, आर एस लोढ़ा, राजदर सिंह लोढ़ा, वो बहुत अच्छा, बहुत सारा और पहले का जजमेंट है। तो ये हो गया। अब आइए सब्स्टिट्यूशन का पूछा गया। नो रिटेन उल्टा कैसे होगा? कैविएट जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो होगा, रिटेन स्टेटमेंट कैन नॉट बी। यही तो लोग कर रहे हैं। बिहार सिंह का केस इसलिए कर, हाँ, एकदम स्टेट में रिजेक्ट कर रहा है। रिटेन स्टेटमेंट इज नॉट अनकॉल्ड फॉर, नॉट मेंटेनेबल। लाइक दी कैविएट कैसे होगा? तो पहले आप उसको सुनिएगा तब ने ऑब्जेक्शन ना होगा ना। दैट कैविएट किसी फॉर्म में हो, अगर आप सुन के जुडिशियल माइंड अप्लाई करके वो एक्सेप्ट कीजिएगा, देयर मस्ट बी सम जुडिशियल ऑर्डर दैट द पर्सन हु हैज अपीयर्ड एंड फाइल्ड एन ऑब्जेक्शन in the shape of a written statement, caveat, affidavit, whatever it may be, he has proved that he has got caveatable interest, therefore his caveat is accepted and is permitted to contest the proceeding or oppose the grant। यह जुडिशियल ऑर्डर पास करना पड़ेगा। एक 1 by 1, हाँ, वहाँ से फिर बहुत सालों के बाद ये ट्रांसफर हुआ एडीपी। अब से जब फाइनल आर्गुमेंट का समय है वो कहते हैं कि डीजे कोर्ट ने इसको टेस्ट केस के रूप में ट्रांसफर ही नहीं किया और अब उसको कहते हैं उस पर एक ऑर्डर पास किया जाए। तो सिद्धार्थ को बुला नहीं, सिद्धार्थ से क्या हुआ इसमें बताइए। तो कहा कि सर यहाँ पे ऐसा ही होता है, तो क्या उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो क्या उसको अभी उसको आगे बढ़ना चाहिए, तो क्या उस पर ऑर्डर कर लेंगे? कौन डिस्ट्रिक्ट में? ईस्ट चंपारण, मोतिहारी। अच्छा, वहाँ तो सब जज के यहाँ ही प्रोवेट फाइल हो रहा है, बहुत हो रहा है। हाँ, 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 हाँ।
हुआ ये अब नहीं हो रहा, हल हो गया। अभी उसमें भी कंफ्यूजन है, उस पर आ गए हैं। तो आप ये अब आपका कहना है कि पहले डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ ट्रांसफर हुआ था, जब कंटेस्ट हुआ सब जज के यहाँ से चला गया डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। हाँ हाँ, वहाँ पे जो रजिस्टर्ड सर उसमें रजिस्टर्ड नहीं किया गया, कोई नंबर वगैरह कुछ नहीं, अब फिर आपके यहाँ चला आया। तो फिर आप ट्रांसफर हो गए। हाँ, तो आप उसमें लिख दीजिए, लेटर लिख दीजिए कि इसको रजिस्टर किया जाए। वो ट्रांसफर नहीं होगा, आप लेटर लिख करके भेज दीजिए, रजिस्टर होकर फिर आप ही के पास आ जाए। रिश्तेदार साहब को बुलाया था अभी आने से कुछ दिन पहले की बात है। हम्म, तो कहे कि सर ऐसा रिकॉर्ड भेज दिया जाए हमारे यहाँ, हाँ और हम उसको ये करके हाँ, और फिर आ जाएगा आप ही के। फिर तो नॉर्मल हाँ, वो लौटाने का जरूरत नहीं है आपको, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एंट्री इन रजिस्टर एंड पुटिंग नंबर। देयर आफ्टर तो सारा कुछ तो सेव रहेगा, नहीं। अब सब्स्टिट्यूशन में एक सवाल था इधर से कि अगर ऑब्जेक्टर मर जाता है, ऑब्जेक्टर का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। अगर डिफेंडेंट बन जाता है तो उसका भी कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो, उसको फिर से अलग से कैविएट देना पड़ेगा। वो जिसको इंडिविजुअल परमिशन मिला, जैसे अगर आपको एंट्री के लिए एक ऑफिसर, सभी ऑफिसर्स हैं, सब ऑल आर इंटाइटल्ड टू इंटर इनटू दिस क्लास रूम, और सबको कोई एक आई कार्ड मिल गया और उसके सहारे आप आ रहे हैं। अब दूसरा ऑफिसर के पास आई कार्ड नहीं है तो नहीं आ सकते। कैविएट जब फाइल हो जाएगा और कैविएट एक्सेप्ट कर लिया आपने, उसके बाद वो अपना कैविएट को ही अडॉप्ट करने की, इसी को हमारा WS मान लिया जाए या फ्रेश WS दे सकते हैं। नया जो है बाद में जो आया, जो पहले से उसी के वारिस अगर ही है, उसके फोर फादर ने कोई फाइल किया है, उसी का एयर अगर है तो अडॉप्ट कर सकता है। कैसे दूसरे का अडॉप्ट करेगा? अगर उसी से इंटरेस्ट टू क्लेम करता है। एडॉप्शन का थ्योरी तो वहां ना आता है जिससे अडॉप्ट करता है। ये आप पढ़िएगा तो इसका प्रिंसिपल आपको मिलेगा ऑर्डर 22 में। ऑर्डर 22 में सब्स्टिट्यूशन के चैप्टर में लिखा हुआ है कि अगर जो सब्स्टिट्यूटेड एयर है, he may file his own pleading or he may adopt the pleading filed by his predecessors. हाँ, किसी भी स्टेज में सूट हो या नहीं हो, वो विल को कोई रोक नहीं सकता है, लिख सकता है। उसके ग्राउंड पर विल इनवैलिडेट नहीं होता है। पहले क्या था, आप सेक्शन 30 जो आ गया हिंदू सक्सेशन एक्ट में, वो तो क्लियर कर दिया कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी के लिए भी विल हो सकता है अपना शेयर का। तो जब ज्वाइंट का हो सकता है तो सूट है, इसका माने अभी तक ज्वाइंट ही है, तो इसीलिए वो भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी जजमेंट में जो आप लिखाए थे शरण वाला जजमेंट, इसमें सब है। वो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कन्वर्ट भी नहीं करने का प्रावधान है और ट्रांसपोजिशन करने का भी प्रावधान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसलिए इसका है 2017 का वॉल्यूम 3 PL 951, राकेश बिहारी वर्सेस डॉक्टर अलका सर। हाँ, डॉक्टर अलका सर। केस चल ही रहा है। अभी तो फाइनल नहीं हुआ, तो बीच का ऑर्डर में था। उसमें मेन जो सावित्री देवी थी वो एक्सक्यूटर थी, ओल्ड लेडी थी, उसका डेथ हो गया और 5 लड़के थे और 1 लड़की। तो लड़के लोग लिगेटी थे, लड़की को बाईपास किया था इसलिए कि लड़की ने पार्टीशन सूट फाइल किया था। तो पार्टीशन सूट फाइल किया था, उसके शेयर को डिप्राइव करने के लिए ये लोग ऐसा किया था। अब काफी प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा। आप देखिएगा हो गया। पटना में IGI में जो है ना, उसके सामने एक अपार्टमेंट है, पीला ऐसा 8-10 तल्ला है। वो एक प्लॉट है 1 बीघा 18 कट्ठा। वहां पर मल्टी करोड़ की प्रॉपर्टी और करीब करीब 80 बीघा जमीन है उसका, काको जहानाबाद इलाका। काफी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। जो राकेश बिहारी खुद हाईकोर्ट में एडवोकेट है,
तो काफी कंटेस्टेड केस है ये, प्रॉपर्टी भी काफी है। हाँ, तो मेरे ख्याल से और क्वेश्चन आप लोग का कुछ है तो बोलिए, सब कुछ तो कवर्ड हो गया। नरेंद्र जी आपके यहाँ केस नहीं है लगता है, कहाँ सिवान में कम केस है, पॉक्सो में है। हाँ हाँ डिफेंडेंट, हाँ नहीं वो तो माना जाएगा, उसमें बनाने का क्या जरूरत है, वो तो माना जाए। ऊपर में जो काउज टाइटल है ना, काउज टाइटल में लिखा जाता है, काउज टाइटल में लिखा जाता है, रिकॉर्ड के ऊपर में लिखा जाता है। हाँ तो जाएगा ना टेस्ट में रजिस्टर होने के लिए, जब टेस्ट सूट में रजिस्टर होता है ना तो रजिस्टर में चढ़ेगा काउज टाइटल में, फिर वही चढ़ा देता है काउज टाइटल। हाँ हम नहीं समझे, जरा सा आप लोग थोड़ा सा शांत रहिए, नहीं सवाल पूछा जा रहा है, आप लोग भी सुनिए। इंजंक्शन पिटीशन का रिवीजन, इंजंक्शन कहाँ रिवीजन फाइल हुआ? डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ मिसलेनियस अपील फाइल हुआ। अच्छा अपील, अब आप क्या हैं? हाँ 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 हो सकता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आजकल तो ये रोज हम फेस कर रहे हैं और आप लोग को भी बताते हैं, जस्टिस करना है तो अभी से ही बहुत सारे जूनियर अफसर तो एकदम डरे रहते हैं कि हमको इंजंक्शन नहीं देना। अभी एक दानापुर में एक कोर्ट में इंजंक्शन का ऑर्डर हुआ है, तो वहां के वकील लोगों ने कहा कि 10 साल पर ये इंजंक्शन ऑर्डर यहाँ हुआ है। एक केस में हम गए थे मोतिहारी में बहस करने के लिए, हम लोग इंजंक्शन के प्रेयर करने गए थे, तो पता चला कि जिस कोर्ट में था उसने कभी आज तक इंजंक्शन दिया ही नहीं। अब ये ऐसा सिद्धांत लोग बना लिए तो बड़ा गड़बड़ है, उसके चलते बहुत डिसास्टर्स का सीक्वेंसेज होता है। देखिए जो कोर्ट के सामने आया है वो कुछ गिरवांस लेके आया है। आप प्रामा फेसी 2-3 चीज देखिए कि वो आदमी का बोनाफाइडी अप्रोच है कि नहीं, टाइमली अप्रोच है कि नहीं। अगर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस क्यों कहा गया, 3 गो यार्ड स्टिक बनाया गया कि अगर नहीं अभी इसको कुछ रिलीफ देते हैं तो क्या डिसास्टर्स का सीक्वेंसेज हो सकता है। 1 मिनट खत्म करने दीजिए। तो अभी आपका सवाल जो है उसी के कंटेक्स्ट को, हराइजन को हम बढ़ा देते हैं थोड़ा ब्रॉडर। अब बड़ा हो गए, आप मुंसिफ थे, मुंसिफ से सब जज हो गए, अब डिस्ट्रिक्ट जज हो गए। अब डिस्ट्रिक्ट जज तो उसी तरह से लेवल भी तो बढ़ना चाहिए, तो उस सोचने का दायरा भी बढ़ना चाहिए, तो आपका पावर भी बढ़ गया। आपको अपना पावर भी था प्लस नीचे वाला पावर भी आपके साथ है कि नहीं। डिस्ट्रिक्ट जज को सारा पावर है, ट्रायल भी आप कर सकते हैं। बताइए कौन सेक्शन के हिसाब से? ओरिजिनल कोर्ट को पावर है इंजंक्शन देने का, ये तो जान रहे हैं। अब अपीलेट कोर्ट है तो अपील में कैसे होगा, यही ना सवाल है। तो जितना ओरिजिनल कोर्ट को पावर है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 107 सब क्लॉज 2 सब पावर आपको है। उसको पावर कब मिला? इधर कम बुझा रहा है, आप ज्यादा एक्सरसाइज कर देते हैं वो भी गड़बड़ है। एक्सेस ऑफ पावर इज ऑल्सो। रिवीजन जो लाई करता है 115 में, हम लोग हाईकोर्ट में 2 ही बात पर बहस करते हैं, आपके ऑर्डर को सेटिस्फाइड कराने के लिए। देखिए जैसे ही अपील फाइल हो गया इंजंक्शन का, तो दैट अपील इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ सूट। आपका ये इंटरलॉक्टरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुआ इंजंक्शन का, ऑर्डर 39 का प्रोसीडिंग, तो ये कंटिन्यूएशन ऑफ दैट प्रोसीडिंग है। वंस यू आर इन सीजन, अब नोटिस जाएगा, वो आएगा, टाइम लगेगा। इस बीच में अगर वो कहता है ऐसा सिचुएशन है कि बहुत गड़बड़ी हो सकती है, उसके सूट के मेरिट पर इफेक्ट कर सकता है, तो अलग से सेपरेट पिटीशन फॉर इंजंक्शन वो देगा। सेपरेट ऑर्डर फॉर एडिटिव इंजंक्शन आप पास कर सकते हैं।
उस मेमो ऑफ अपील पर आप नहीं कर सकते। मेमो ऑफ अपील पर कैसे हाँ, अगर इंजंक्शन ऑर्डर जिस पार्टी के अगेंस्ट हो गया है और वो अगर आपके यहाँ अपील कर रहा है, उसको चैलेंज कर रहा है, तो उसमें आपका स्टे ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्डर आप कर सकते हैं। दोनों पावर आप, अगर इंजंक्शन रिफ्यूज हो गया है तो आप इंजंक्शन अलग से पिटिशन देना पड़ेगा, तब वो मेमो पर नहीं होगा। हाँ, और अगर इंजंक्शन ग्रांट हो गया है, वो एग्रीव पार्टी अपील किया है तो रिफ्यूज हो गया तो उसको अलग से पिटिशन देना पड़ेगा। अलग से नहीं दिया तो उसमें नहीं होगा। उसमें तो आप डिसाइड करेंगे ऑर्डर इज बैड और गुड, बस। हाँ, इंजेक्शन में वो एफआईआर नहीं हुआ है तो ऐसे कर देंगे तो कहेगा हमको मालूम ही नहीं। तो एक्स पार्टी इंजंक्शन देने का तो प्रावधान है ही है, भूल गए। एक्स पार्टी इंजंक्शन देने का तो प्रावधान है ही है ऑर्डर 39। उसके लिए दो ही चीज है, उसके लिए आजकल लोग भूल गए हैं, उसके लिए सिविल कोर्ट रूल्स में भी प्रोविजन है, सीपीसी में फॉर्म बना हुआ है, स्पेशल एफिडेविट होना चाहिए। इस बात का इंडिकेशन होना चाहिए एफिडेविट में कि बाय डिले और बाय गेटिंग नॉलेज ऑफ द सूट एंड इंजंक्शन पिटिशन द डिफेंडेंट मे कमिट सम एक्ट बाय व्हिच द ऑब्जेक्ट ऑफ द सूट एंड इंजंक्शन मे फ्रस्ट्रेट। इस लाइन का अगर एफिडेविट है और कुछ प्रामा फेसी आपको लगता है तो इमीडिएट एक्स पार्टी इंजंक्शन करना चाहिए। और उसके लिए तो बना हुआ है ऑर्डर 39 रूल 3 में बना हुआ है, आपको क्या क्या नेक्स्ट डे होकर के सारा रिक्विजिट देना है, कॉपी देना है, सीपीसी में सब लिखा हुआ है। हाँ, कोविड में इंजेक्शन की बात कर प्रोवेट में भी इंजेक्शन दे सकते हैं। आप तो नहीं कर सकते। सभी जानते हैं कि प्रोवेट में सिर्फ जेन्युइननेस ऑफ विल को होते हैं। सर बहुत सारे लोग जो है विल में अपने शेयर के अलावा दूसरे के शेयर को भी विल कर देते हैं, तो फिर उसके लिए रिवोकेशन फाइल करना पड़ता है। ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग को क्रिएट करता है। मल्टीप्लिसिटी इससे नहीं होता। एक योर जुरिडिक्शन इज कन्फाइंड ओनली टू जेन्युइननेस ऑफ द विल। इसी कारण तो सर मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग नहीं, वो ऐसा नहीं होता। अगर आपने विल का प्रोवेट ग्रांट कर दिया, इवन देन योर विल कैन बी चैलेंज बिफोर कोर्ट ऑफ मुंसिफ ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ टाइटिल। टाइटिल इज ए डिफरेंट मैटर। वो चूंकि आप वहां तक अभी डेप्थ में नहीं गए, इसलिए ऐसा लग रहा है आपको कंफ्यूजन। थोड़ा और डेप्थ में जाइए, जजमेंट से पढ़िए। ऐसे भी जाना पड़ेगा। अगर उसको टाइटिल नहीं है और विल कर दिया तो दैट is only a certificate about genuineness, that is not a certificate about title of the testator। उसमें टाइटल नहीं देखने हैं। नहीं, कुछ नहीं देखना। अगर सिविल सूट में आता है कि वो टेस्टेटर को उस प्रॉपर्टी का विल करने का टाइटल था ही नहीं, वो मेरी प्रॉपर्टी है, तो खत्म हो जाएगा, आपका सर्टिफिकेट भी रह जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए वो जुडिक्शन ही नहीं है। और शेयर करने के शेयर तो आप देख ही नहीं सकते, ये सब देखने का नहीं है। आपको एकदम डिसाइडेड है कि लॉ सेटल्ड है। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। हाँ, उसमें ये जरूर है सर। हाँ। फ्रॉड में मान लीजिए कि चैलेंज तो होता ही है, प्रोवेट चैलेंज होता ही है। नहीं, तीन ही चीज आप देख सकते हैं कि जेन्युइन है कि नहीं है विल। दूसरा, एक्सक्यूटेंट का साउंडनेस ऑफ माइंड, डिस्पोजिंग पावर था कि नहीं था। और तीसरा, फ्री फ्रॉम सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। बस तीन बात ही इशू में आपको देखना है। इसके अलावा कुछ नहीं। और प्रूफ, मोड ऑफ प्रूफ देखना है, वैलिड एक्सक्यूशन एंड अटेस्टेशन है कि नहीं, उसी के अंदर हो गया। जेन्युइननेस जब हो गया तो वैलिड एक्सक्यूशन हुई होना चाहिए और वैलिड अटेस्टेशन। दोनों बात आ गई। हाँ, क्या आप लोग का समय हो गया क्या? हाँ हाँ हाँ, तो नहीं आ रहा है तो क्रिमिनल केस थोड़े है कि आप उसको वारंट कीजिएगा। हाँ, नहीं आया तो ही विल हैव इट्स ओन रिकॉर्ड। डिक्लेयर करने का जरूरत है।